बीते शनिवार के दिन बीजेपी ने लोकसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पहली सूची में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल था, राजनाथ सिंह का नाम शामिल था। लेकिन उस लिस्ट में एक नाम जो नहीं शामिल था वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम था, जो पहली लिस्ट में शामिल नहीं था। अब उसी को लेकर शिवसेना यूबीटी ने सवाल खड़े किए हैं और उनका ये कहना है कि नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता का नाम पहली लिस्ट में नहीं शामिल किया जाना अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। कहीं नितिन गडकरी को बीजेपी साइडलाइन करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना नेता संजय सिरसाट मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली लिस्ट जारी कर दी गई, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन सभी का नाम आया, नितिन गडकरी का नाम पहली लिस्ट में आया नहीं है। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। ये कह रही है कि कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नितिन गडकरी जो हैं वो हाजी हाजी करने वाले नेताओं में से नहीं है। पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने उनकी लिस्ट जारी की है, वो उनका अंदरूनी मामला है। उभाटा गठ को क्या करना ही है, किसके नाम आ रहे किसके नाम नहीं आ रहे, इनको उनसे क्या मतलब है। पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, जहां जहां युति हो गई, जहां युति की संभावना है, वो तरीके से उन्होंने उनकी यादी फ्लैश की। महाराष्ट्र में अभी युति होना बाकी है। किसी एक नेता का नाम डिक्लेयर करके बाकी लोगों का नाम डिक्लेयर नहीं करना, ऐसा नहीं होता। उन्होंने उनकी यादी डिक्लेयर की। अभी महाराष्ट्र की तमाम जो यादी, अब दूसरी यादी जो आएगी, उस यादी में जब महाराष्ट्र की युति हो जाएंगी तो उसके साथ में नितिन गडकरी का नाम आना जरूरी है, क्योंकि नितिन गडकरी ये बड़े नेता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी आदतें हैं कि अपना देखो ना, अपने पार्टी का देखो ना, दूसरे की पार्टी में क्या चल रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनसे आपको मतलब क्या है। उनको साइड ट्रैक किया जा रहा है क्या, उनको उनकी यादी में नाम क्यों नहीं आया। भाई, तुम पूछने वाले होते कौन। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है वो महज हवाबाजी है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और अगर बीजेपी 230 235 पर आके रुक जाती है तो ऐसे में जब सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी तो नितिन गडकरी जो है वो मोदी और शाह के आगे निकल जाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको डर है। अरे ऐसा नहीं होता। तुम डिसाइड करने वाले कौन है, 400 पार करे या ना करे। पार्टी कैसी चलाना है वो तुम डिसाइड करेंगे। वो लोग बेवकूफ है, वो आपसे पूछने आएंगे कि भैया अभी हमारा ये हो रहा है, अब तुम हमको कुछ साथ दो। उनका अंदरूनी मामला है, तुम क्यों झुक के देख रहे हो। लोगों के पार्टी में क्या चल रहा है उससे अच्छा अपने पार्टी में क्या चल रहा है देखो। तुम्हारी पार्टी का है, तुमको बोलने का राइट्स तो भी है क्या। क्यों बोलते हो उनके ऊपर। वो इतनी बड़ी पार्टी है। आज देश में किसी को भी, कॉमन आदमी को पूछो किसकी सत्ता आने वाली है, वो बोलता मोदी साहब की आने वाली। और ये एक ही ऐसी शख्स है जिनको लगता है नहीं 230 आएंगे, 225 आएंगे, 240 आएंगे। ये फिगर तुम लाते कहां से हो, जो तुम स्टेट के बाहर भी जा नहीं पाए। तुम देश की राजनीति के बारे में बात करते हो। देश की राजनीति करते वक्त देश के पूरा स्टडी होना चाहिए और तुम्हारा वजूद भी वहां होना चाहिए। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी पार्टी खुद ही सब बिखरी हुई है। आज इतने 40 विधायक गए, 13 सांसद गए, तो भी तुमको लगता है कि हमारी पार्टी स्ट्रांग है और तुम देश की राजनीति के बारे में भाष्य करते हो। ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है और ये ऐसे तरीके से राजनीति नहीं चलती। इन्होंने अपने पार्टी में जो टूटा है, जो बिखरा है, उसको समेटने की पहली कोशिश करना चाहिए, बाद में दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। एक बात मान लो, नितिन गडकरी का नाम तुम्हारे बोलने से ना नीचे होने वाला है ना ऊपर होने वाला है। नितिन गडकरी का अपना एक स्थान है और उन्होंने भी अभी तक इसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं की। उनको पार्टी की आइडियोलॉजी मालूम है, कब क्या होने वाला है ये भी उनको पता है। वो सिर्फ मंत्री नहीं तो ये बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके। इतना भी अगर ज्ञान ये उबाठा गठ को नहीं है तो ये तो इनकी बेवकूफ़ी है। और ऐसे बेवकूफ वाले स्टेटमेंट जो करते उसको कोई भी अहमियत नहीं है। ये भी कहा गया कि उनको दूसरे बार अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया ताकि कहीं ना कहीं मोदी और शाह साइडलाइन हो जाते। बीजेपी पार्टी ऐसी है, उसमें बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे नेता जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी को 2 बार बनाया, किसी को 1 बार बनाया, लेकिन नेताओं में घरानेशाही जो बोलते वो उनमें नहीं है। साइडलाइन करना, ये सब पार्टी जब डिसाइड उनकी करती है
मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है उनके बारे में, वो कब किसको उठाएंगे, कब किसको ऊपर लेके जाएंगे, उनका कोई भी भरोसा नहीं रहता। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी के बारे में अपन कमेंट्स करना उचित नहीं है। उनको सोचने दो, अपन अपने पार्टी का सोचो। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में सीटों के शेयरिंग को लेकर तो अनबन जो है वो चल ही रहा है, कई जो है वो बैठ के हो रही हैं, लेकिन महायुति में क्या हो गया सर? अब महायुति तो एकजुट है और अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह को आकर ये पूरा मामला सुलझाना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मतलब कहने को साथ साथ है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग को लेकर अब अमित शाह आएंगे? आप जो 3 वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो लोग एक साथ बैठकर बात नहीं सुलझा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के महायुति में कोई भी अनबन नहीं है। एक सिर्फ बात है जो मैं क्लियर कट आपको बताता हूं कि सेना भाजपा की युति रहती तो वो एक लिमिटेड जो आंकड़े हैं लास्ट टाइम के, ये टाइम के, वो पकड़े जाते थे। आज अजित दादा उनकी पार्टी को छोड़ के भी वो राष्ट्रवादी हमारे पास आई है, तो उनका भी तो कहीं ख्याल रखना चाहिए। और ये सब इनके वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी। अमित शाह ये बैठक के लिए नहीं आ रहे। आपका जो सोचना है वो गलत है। अमित शाह महाराष्ट्र का कुछ ही जिलों का दौरा कर रहे हैं और समझ ले रहे कि यहाँ की अभी क्या पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए। वो एक सर जिसको बोलते हैं अपन, देखना क्या सब ठीक है ना, ये सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। आज वो मुंबई आएंगे तो मुंबई में ये तीनों वरिष्ठ नेता उनको मिलने वाले हैं। उन्होंने इनके ऊपर छोड़ा है, सब बागडोर इनके ऊपर छोड़ा है। आप डिसाइड करो, आप उसका जो भी बंटवारा करना करो और फाइनली हमको बोल दो। हम अपने यादी में जो बीजेपी की यादी है उसके अंदर उनके लोग जाएंगे। शिवसेना का है तो एकनाथ शिंदे डिक्लेयर करेंगे, जो राष्ट्रवादी के वो अजित दादा डिक्लेयर करेंगे। इसलिए कोई भी अनबन, कोई गड़बड़ ऐसी नहीं है। आज देखेंगे तो पूरे मुंबई में ये तीनों नेताओं ने बैनर लगाया अमित शाह का आने का, मतलब अगुवाई कर रहे हैं, मेहमानगी कर रहे हैं। पार्टी में हमारे में बहुत झगड़े चल रहे, आप ही डिसाइड करो, ऐसा कुछ नहीं है। महायुति का फॉर्मूला क्या होगा? क्या 30 सीट पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी लड़ना चाहती है, बाकी जो बचे 18 सीट है उस पर जो है वो एनसीपी अजीत पवार गुट है, फिर शिवसेना को जो है 18 सीट में भी आपस में सीट बांटना होगा। क्या कुछ आप लोग कितना सीट चाह रहे हैं और ये क्या आपको मंजूर होगा कि बीजेपी 30 सीट पर चुनाव लड़े? देखो, इलेक्शन का जब माहौल होता है, जब हर पार्टी अपना बढ़ावा की तरफ जाती है, वो चाहती है कि जितने ज़्यादा सीट मिले उतने हम लड़े। उसी तरीके से आज राष्ट्रवादी भी वो उनकी सीट लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है और बीजेपी भी लड़ना चाहती है। इसलिए उनको थोड़ा सा वक्त लगता है और ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं किसको कितने सीट मिलेंगे, ऐसा कोई डिसाइड हुआ नहीं। डिमांड हर एक की ज़्यादा होती है और ये होना भी चाहिए। इलेक्शन के वक्त में ऐसे अगर डिमांड नहीं करेंगे तो फिर वो इलेक्शन कुछ काम का नहीं। शिवसेना कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? आप बीजेपी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एनसीपी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, महायुति में हैं आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट चाहते हैं लोकसभा की? स्पष्ट रूप से बताएं। हमने लास्ट टाइम ही उनको बोला है कि हमने लास्ट टाइम 22 सीट लड़ी थी, हमको 22 सीट चाहिए और 22 सीट पे ही हमारी बात चल रही है। और उसमें आखिर के सभी हमारे यहाँ के विधायकों ने, हमारे यहाँ के नेताओं ने इसका फैसला जो भी लेना है वो शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए हैं। तो इसलिए शिंदे साहब जब बातचीत करेंगे वो जो फाइनल करेंगे वो ठीक, लेकिन हमारी मांग जो है वो 22 सीट की है। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका कौन निभाएगा? शिवसेना निभाएगा या बीजेपी? देखो, इसमें अभी बड़े भाई की भूमिका ना निभाते हुए अपन एक परिवार बन के अगर लड़ेंगे ना तो उसमें मजा आएगा। हर किसी को बड़ा, हर किसी को छोटा सोचते बैठेंगे तो मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। तो सब मिलके एक परिवार बोल के हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आप 22 सीट की मांग कर रहे हैं, क्या 22 सीट से अगर कम 15 सीट 18 सीट अगर शिवसेना को मिली तो क्या शिवसेना को ये मान्य होगा? नहीं, उसका पूरा डिसीजन हमने एकनाथ शिंदे साहब पे छोड़ा है। देखो, पॉलिटिक्स में अपने को क्या करना है इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखने वाला हमारा नेता है, इसलिए वो जो भी डिसीजन लेगा वो हमको मान्य रहेगा। तो अगर कल को एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हमें 15 सीट भी मान्य होगा, 18 सीट भी मान्य होगा, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे के शब्दों के साथ आगे चलेगी? उनके शब्दों के साथ चलेंगे। अरे, उन्होंने अगर बोल दिया कि कल लोकसभा की सीट ही नहीं चाहिए तो भी हम उनके साथ में, हम कभी नाराज नहीं। जो नेता है उसने जो डिसीजन लिया वही डिसीजन फाइनल।
अच्छा सर, एक प्रधानमंत्री को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कई सारी विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का जो निचले स्तर का जो विवादित टिप्पणी कोई करता है तो वो कितना जायज़ आप उसको मानते हैं? देखो, लालू प्रसाद यादव की जो अभी पहले की जो भूमिका थी, आज भी उनको नेता नहीं मानता, उनको वो विदूषक बोल के माना जाता है। उनको जोक करना, किसी को हंसाना, किसी को ये कोई कमेंट्स करना, बुरी तरीके से कमेंट्स करना, ये उनकी आदत है, उनकी हॉबी है। और वो हॉबी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं, कोई राजकीय नेता उसको सीरियसली लेता नहीं। लालू बोला है ना, हाँ ठीक है, चलता है, हंसता है, कमेंट करता है उसके ऊपर, मतलब उसको हंसी मजाक में उड़ाता है। तो उसके बारे में ना प्रधानमंत्री सीरियस लेते, ना जनता सीरियस लेती है। एक अंतिम सवाल, संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार जो है वो लगातार सवालों के घेरों में है। क्या आप चाहते हैं कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन हो? देखो, ममता के राज में बहुत सारे ऐसे घटना घट रही है, और वहाँ की उनकी जो दादागिरी है वो हाइट पार कर चुकी है। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होना ये हर एक पार्टी की मांग है, और हमारी भी यही मांग रहेगी कि उनके ऊपर जो भी ऐसे अत्याचार करता है उसके ऊपर कार्रवाई ये होना चाहिए। तो ये शिवसेना नेता संजय सिरसाट थे जो ये कह रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और नितिन गडकरी को उम्मीदवारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस पर जो है वो बीजेपी विचार करेगी। शिवसेना यूबीटी को अपने पार्टी की बात जो है वो रखनी चाहिए, अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए। कैमरामैन अरविंद वर्गिया के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।